जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट, उसके बाद अंतरिम सरकार के गठन की। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का अब गठन हो चुका है, तो इस वीडियो के अंदर ये पूरी टाइमलाइन हम डिस्कस करेंगे। अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश के एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस अंतरिम सरकार का चार्ज अपने हाथों में लिया है। साथ ही अंतरिम सरकार के गठन के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से मोहम्मद यूनुस को इस जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और उसके बाद आशा व्यक्त की कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जैसे रहे वैसे ही इस अगले सरकार में भी रहेंगे और वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर हिंदू, उनकी रक्षा और सुरक्षा बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार सुनिश्चित करेगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को विस्तार से शुरुआत करते हैं। हम मोहम्मद यूनुस के बारे में देखेंगे, शेख हसीना जो कि इससे पहले प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश की, उनके बारे में भी सभी चीजें विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पूरी टाइमलाइन होगी, यानी कि तख्ता पलट कब हुआ, यानी कि उस घटनाक्रम का बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद से लेकर के अंतरिम सरकार के गठन तक की पूरी कहानी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करना चाहूंगा। ये न्यूज़पेपर की कटिंग उस वक्त की है जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना ने देश छोड़ा और भारत में उन्होंने शरण लिया, यानी कि भारत में पहुंची। ठीक है, अब कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स देखते चलिए, बाकी आप विभिन्न घटनाक्रमों के माध्यम से ये चीज जान ही चुके होंगे कि बांग्लादेश में अभी तक घटनाक्रम क्या क्या हुआ। तो हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि सेना प्रमुख ने संभाली कमान, अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी की, हसीना के आवास में लूटपाट किया और शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के जो है राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनकी मूर्ति भी वहां पर जो छात्र जो उग्र हुए थे उन्होंने तोड़ दी। भारत में चौकसी बढ़ाई गई और सीमा पर उच्च सतर्कता भी बरती गई, क्योंकि भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इस वजह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए भारत ने अपने सीमा के अंदर सतर्कता जो है थोड़ी सी ज्यादा बरती है। इस विद्रोह के दौरान बांग्लादेश के अंदर भारतीय सांस्कृतिक जो केंद्र है और हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा गया, जो कि काफी मतलब हमारे लिए, यानी कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिए काफी एक तनावपूर्ण बात है। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार भी जो है रोका गया था इस घटनाक्रम के होने के बाद। सत्ता परिवर्तन के बाद की स्थितियों पर भारत पूरा मंथन कर रहा है। तो ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। आप चाहें तो वीडियो रोक करके पूरी कटिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल हमने पूरे घटनाक्रम को आपको संक्षेप में तो समझा ही दिया है। चलिए आइए दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने अपने इंग्लिश माध्यम के भाइयों के लिए, साथियों के लिए एक अंग्रेजी के न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है, जिसके अंदर सेम हिंदी की बातें हैं। द कंट्री लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम एयरलिफ्टेड आउट ऑफ ढाका, यानी कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, वो एयरलिफ्ट करके ढाका से कैसे भारत पहुंची, ये बात बताई जा रही है। ठीक है, हसीना क्विट प्लीज बांग्लादेश लैंड इन इंडिया एज प्रोटेस्ट सर्च। ठीक है, जैसे ही प्रोटेस्ट तेज हुआ, बांग्लादेश की पीएम ने बांग्लादेश छोड़ करके, यानी कि ढाका की राजधानी छोड़ करके इंडिया में लैंड कर गई, यानी कि वो इंडिया में असाइलम के लिए आ गई। वही सब बातें इस न्यूज़पेपर के अंदर बताई गई हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए, यानी कि रोकिए, उसके बाद सारे घटनाक्रम को पढ़ करके वीडियो में आगे बढ़ जाइए। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को डिस्कस करते हुए जब हम किसी देश की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उस देश की लोकेशन, यानी कि मैप हमें क्लियर होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आइए बांग्लादेश के मैप को हम थोड़ा सा पहले क्लियर करते चले, उसके बाद देखेंगे। देखिए, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का मैप है, जिसमें हमने मुख्य रूप से बांग्लादेश को लोकेट किया हुआ है। बगल में है इंडिया, उसके बाद नेपाल, भूटान, इंडिया। इंडिया देखिए तीन तरफ से जो है बांग्लादेश को घेरे हुए है, और बांग्लादेश तीन तरफ से घिरा हुआ एकमात्र भारतीय राज्य कहां पर है और कौन है, ये चीज आप जो है क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो ये बांग्लादेश की लोकेशन है, जो कि आपको लगभग क्लियर हो गई होगी। बे ऑफ बंगाल के अंदर काफी बड़ा जो है जल क्षेत्र प्राप्त करता है बांग्लादेश, जो कि व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पूरी एक जो घटनाक्रम हुआ उसको
टाइमलाइन के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की पूरी कहानी से लेकर के अंतरिम सरकार तक क्या क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। आइए फटाफट देख लेते हैं। अब हम 5 जून 2024 से शुरुआत करें तो इस साल जो है 5 जून को ढाका हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था फिर से लागू करने के आदेश दिया था। इससे पहले शेख हसीना सरकार ने 2018 में आरक्षण की व्यवस्था को रोक दिया था। दोस्तों देखिए, 1971 में सबसे पहले बता दे रहा हूं कि पाकिस्तान से अलग होकर के एक नए राष्ट्र के रूप में दुनिया के मैप पर उदित हुआ बांग्लादेश। उसके बाद बांग्लादेश की आजादी के लिए यानी कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए जो लोग भी लड़े थे वे अब स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं, जिनको बांग्लादेश सरकार अलग से आरक्षण प्रदान करती है। जैसे दुनिया के लगभग देशों में स्वतंत्रता सेनानियों को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर उन व्यक्तियों के परिजनों को लगातार और काफी अच्छी खासी मात्रा में काफी अच्छा खासा परसेंट आरक्षण का दिया जा रहा था, जिसका विरोध वहां के आम नागरिक स्टूडेंट करते आए हैं। इसी के संबंध में ये जो है घटनाक्रम स्टार्ट होता है, आरक्षण को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू होगा। अब जुलाई के दौरान प्रदर्शन शुरू होता है। हाईकोर्ट का जब फैसला आता है उसके बाद अंदर ही अंदर विरोध उठ खड़े होते हैं और 1 जुलाई को आवाज खुलकर सामने आ जाती है और ढाका में बड़ी संख्या में छात्र जो है सड़क पर उतरने लगते हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक में सरकार के खिलाफ नारे लगने लगते हैं। ठीक है, तो ये 1 जुलाई का घटनाक्रम है। 5 जून, उसके बाद 1 जुलाई। अब 16 जुलाई से क्या हुई तो हिंसा तेज हो गई। तो बांग्लादेश में प्रदर्शन तेज हुआ। 16 जुलाई तक 6 लोगों की मौत हुई। इसके बाद हिंसा और विकराल हो गई और जवाब में हसीना की सरकार ने देश भर में स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, शेख हसीना जो है प्रधानमंत्री थी, ये सब आप सब जानते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं। 18 जुलाई को क्या हुआ, शेख हसीना की अपील खारिज हुई। छात्रों ने हसीना की शांति यानी कि जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो शेख हसीना एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने शांति की अपील की छात्रों से, लेकिन शेख हसीना की शांति की अपील को छात्रों ने खारिज कर दिया। उनके इस्तीफे की मांग उन्होंने की। उसके बाद प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ढाका में कई सरकारी इमारतों के साथ साथ बांग्लादेश टेलीविजन के मुख्यालय में उन्होंने आग लगा दी। ये 18 जुलाई का घटनाक्रम है। दोस्तों 18 जुलाई के घटनाक्रम में 32 लोगों की मौत होती है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने अशांति रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया। कर्फ्यू और सैनिकों की तैनाती के बावजूद झड़प में कम से कम 32 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। अब समय आता है 21 जुलाई का, जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है इस संबंध में। इस विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस विरोध के बीच फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में कटौती की, लेकिन पूरा खत्म नहीं किया। आलोचकों का यह फैसला, आलोचकों को यानी कि आरक्षण की जो आलोचना कर रहे थे उनको ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का ठीक नहीं लगा। फैसले ने बांग्लादेश को 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए नौकरी में आरक्षण को खत्म करने की प्रदर्शनकारियों की मांगों को संतुष्ट नहीं किया गया, यानी कि पूरी तरह से आरक्षण को नहीं हटाया गया। अब 4 अगस्त के दिन क्या होता है तो फिर से प्रदर्शन हुए। हजारों की संख्या में लोग फिर से सड़क पर उतर गए। नतीजा ये हुआ कि 14 पुलिस अधिकारी समेत 68 लोगों की मौत हुई। पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइया ने सरकार से सेना वापस बुलाने का आग्रह किया। फिर आता है 5 अगस्त। 5 अगस्त को फाइनल विरोध आह्वान हुआ, यानी कि प्रदर्शनकारियों ने अंतिम विरोध के लिए ढाका पर मार्च करने का आह्वान किया। सरकार के साथ बढ़ते तनाव या टकराव के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और राजधानी ढाका को छोड़ना पड़ा और प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुसे और लूटपाट उन्होंने किया। ठीक है दोस्तों, 5 अगस्त को सेना का एक बड़ा ऐलान होता है। हसीना के इस्तीफे के बाद सेना सामने आती है और आर्मी के चीफ जनरल वकार उज्जमान जो हैं वो अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान करते हैं। लोगों में शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग पर विचार करने की बात उन्होंने कहा। फिर शेख हसीना इस पूरे घटनाक्रम के बीच हेलीकॉप्टर से त्रिपुरा में लैंड करती हैं। त्रिपुरा से वो दिल्ली आती हैं सेना के एक हेलीकॉप्टर में। वो दिल्ली से लंदन के लिए रवाना हो जाने के लिए आई थी, लेकिन भारत ने दोस्तों बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया। लेकिन जो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना थी वो लंदन जाने के लिए दिल्ली आई थी और लंदन ने कुछ जांचों का हवाला देते हुए उन्हें लंदन में असाइलम यानी कि शरण देने से मना कर दिया। फिलहाल अभी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अपूर्व हो चुकी हैं शेख हसीना, नई दिल्ली में ही है। अभी तक लंदन या फिनलैंड का कोई कुछ उनका क्लियर नहीं हुआ कि वो कहाँ जाएंगे। इस बीच नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेते हैं। ठीक है, ये है मोहम्मद यूनुस जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। इनके बारे में आगे हम कुछ बातें करेंगे कि इनको ही क्यों बांग्लादेश का अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। बात तख्ता पलट की हो रही हो तो बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट का 5 दशक का इतिहास देखना हमारे लिए
जरूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, ब्रिटेन ने फंसाया पेच, अभी भारत में ही रहेंगी हसीना। यानी कि ब्रिटेन सरकार ने कहा कि इस प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश में काफी बड़ी मात्रा पर हिंसा हुई और कानून एवं व्यवस्था का संकट पैदा हुआ, इसलिए बिना पूरी जांच के हम बांग्लादेश की पूर्व पीएम को, यानी कि शेख हसीना को असाइलम नहीं देंगे। इसलिए असाइलम वाला मामला अभी जो है अधर में ही लटका हुआ है और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के अंदर ही हैं। अब यहाँ पर बांग्लादेश के तख्तापलट के थोड़ा सा पुराने भी इतिहास को हम देख लेते हैं। तो 1975 में चलते हैं। तो यहाँ पर देश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान जो हसीना के पिता थे, उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई थी 1975 में। उसी वर्ष उसके 2 वर्ष उसी वर्ष 2 तख्तापलट हुए, जिसके बाद जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो ठीक है, सैन्य शासन एक बार फिर से स्थापित होता है 1975 में बांग्लादेश के अंदर पहली बार, क्योंकि 1971 में ही बांग्लादेश आजाद हुआ था, जो कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 से पहले इसे पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के नाम से संबोधित करता था, या पूरी दुनिया में इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से संबोधित किया जाता था। 1981 में दोस्तों जियाउर रहमान की हत्या विद्रोहियों ने चटगांव शहर में एक सरकारी गेस्ट हाउस में किया, जहां वे रह रहे थे। माना जा रहा था कि यह हिंसा सेना के कुछ अधिकारियों के एक छोटे समूह की करतूत थी, लेकिन सेना खुद वफादार रही और विद्रोह को दबा दिया। अब आता है साल 1981 का, जब जियाउर रहमान के उत्तराधिकारी अब्दुल सत्तार को हुसैन मोहम्मद इरशाद के नेतृत्व में एक रक्तहीन सैन्य तख्तापलट से हटा दिया गया, जिन्होंने मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक का पद संभाला और बाद में राष्ट्रपति बने। वहीं 2007 के अंदर दोस्तों सेना प्रमुख ने सैन्य तख्तापलट किया और एक कार्यवाहक सरकार का समर्थन किया, जिसने अगले 2 वर्षों तक देश पर शासन किया, जब तक 2009 में हसीना ने सत्ता में वापसी नहीं ली। अब दोस्तों साल 2009 आता है, जब उसमें अपने वेतन और जीवन स्थितियों से नाखुश विद्रोही अर्धसैनिक बलों ने राजधानी ढाका में 70 से भी अधिक लोगों की हत्या की, जिसमें अधिकांश सेना के अधिकारी थे। यह विद्रोह 1 दर्जन शहरों में फैल गया था। 6 दिनों के बाद समाप्त हो गया, क्योंकि नाराज अर्धसैनिक बलों ने कई वार्ताओं के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। अब आता है साल 2012, जब बांग्लादेश की सेना ने कहा कि उसने सेवानिवृत्त और कार्यरत अधिकारियों द्वारा किए गए तख्तापलट के प्रयास को विफल कर दिया है, जो पूरे देश में सरिया या इस्लामी कानून लागू करने के अभियान से प्रेरित था। जबकि 2024 में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने कहा कि हसीना ने हिंसक आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया है और देश का नेतृत्व करने के लिए एक अंतरिम सरकार के गठन को किया जाएगा। तो बांग्लादेश में उथल पुथल और तख्तापलट के 5 दशक को हमने इस टॉपिक के अंदर इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से डिस्कस किया। दोस्तों यदि आपको बांग्लादेश के निर्माण की बात जाननी है या बांग्लादेश के से संबंधित कुछ वीडियोस और देखना है जिसमें आपकी जानकारी में और संवर्धन हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बहुत सारे प्रोवाइड कराए गए हैं, जो बांग्लादेश पर मेरे द्वारा पूर्व में बनाए गए वीडियोज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, आप लोग वीडियोज को जरूर जाकर चेकआउट करें। देखिए इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर ये कल के न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें बांग्लादेश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी सरकार, ये मोहम्मद यूनुस ने कहा, जो इस समय बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख है। ठीक है, और साथ ही भारतीय अमेरिकी सांसदों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को तत्काल रोके जाने का आह्वान किया, जो कि बड़ी पैमाने पर इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं पर भी हिंसा हुई, उनके मंदिर तोड़े गए। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है वहां पर इस समय संकटमय परिस्थिति में, हालांकि भारत सरकार इस पर लगातार नजरें बनाए हुए है। लोकतंत्र बहाल होने पर शेख हसीना स्वदेश लौटेंगी। उनके बेटे, जो शेख हसीना के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि सब कुछ सही हुआ, अंतरिम सरकार सही से चली और उसके बाद लोकतंत्र बहाल हुआ पुनः अगर बांग्लादेश के अंदर, तो शेख हसीना पुनः भारत से ही बांग्लादेश लौट जाएंगे। सरकार गिरने के बाद से दोस्तों बांग्लादेश में अब तक कुल 232 लोगों की मौत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को थोड़ा रोकिए, पॉज कीजिए और न्यूज़पेपर की कटिंग्स को अच्छे से पढ़ करके पूरा समझिए। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर की कटिंग भी यही बताती है कि यूनुस लेड बांग्लादेश अंतरिम गवर्नमेंट शॉर्न इन। तो बांग्लादेश में जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी है उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस बनाए गए हैं, जो कि 84 ईयर के हैं। ठीक है, मोदी अर्जेस यूनुस टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज। भारत के प्रधानमंत्री ने, जैसा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी यही लिखा कि मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम आवश्यक रूप से करेंगे। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से पढ़िए, चीजें और आपके समझ में आएंगी। हालांकि मैंने आपको मैक्सिमम चीजें बता दी है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है। फिर से हिंदी न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई हमने, जो कि शपथ ग्रहण समारोह जो मोहम्मद यूनुस का हुआ, वहां की ये कुछ तस्वीरें और वही सारी बातें जो हम पहले कर चुके हैं यहाँ पर लिखी हुई। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके यानी रोक करके
इस न्यूज़पेपर की कटिंग को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना के बारे में एक न्यूज़पेपर के अंदर ये चीजें कही गई कि शेख हसीना के प्रखर विरोधी रहे मोहम्मद यूनुस, ठीक है, जो कि बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सरकार की बागडोर ये जो है संभाल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस कौन है, तो इसके बारे में आगे भी आपको बताऊंगा। फिलहाल देख लीजिए, तो बांग्लादेश में 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की और यह बैंक गरीबी हटाओ यह बैंक गरीबों और छोटे कारोबारियों को छोटे लोन देता था, जिनको आमतौर पर बैंकों से लोन नहीं मिल पाता था। 83 वर्षीय मोहम्मद यूनुस छोटे लोन के जरिए करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का श्रेय इनको दिया जाता है। इसके लिए उन्होंने 2006 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। बाद में उन्होंने इस माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग मॉडल को दूसरे देशों में भी जो है दूसरे देशों द्वारा भी इनके इस माइक्रो फाइनेंसिंग बैंकिंग मॉडल को अपनाया, जो कि बहुत ही शानदार पहल मोहम्मद यूनुस जी द्वारा बांग्लादेश के आर्थिक समृद्धि और ग्रास रूट से जुड़े लोगों के विकास के लिए किया गया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा माइक्रो फाइनेंस मॉडल की सफलता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने के बाद यूनुस ने राजनीति में स्थापित होने के लिए हाथ पांव काफी मारे। 2007 में उन्होंने अपना राजनीतिक दल बनाने का प्रयास किया, हालांकि उनका यह प्रयास सफल नहीं हो सका। बांग्लादेश और दूसरे देशों में उनके आलोचकों का कहना है कि वे ज्यादा ब्याज वसूलते हैं और गरीबों से पैसा कमाते हैं। हालांकि यूनुस का कहना है कि ब्याज विकासशील देशों में उस समय की स्थानीय ब्याज दरों की तुलना में काफी कम था। 2011 में ये प्रबंध निदेशक पद से हटाए गए थे। शेख हसीना के विरोधी रहे। बांग्लादेश में गबन के एक मामले में जमानत पर है। मोहम्मद यूनुस समर्थकों का आरोप है कि हसीना के साथ खराब रिश्तों की वजह से इन्हें निशाना बनाया गया। तो दोस्तों मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, पेरिस में थे, और जब छात्र नेताओं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर, उन्होंने ये मांग की कि मोहम्मद यूनुस को पेरिस से आना चाहिए और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार या बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख के तौर पर बागडोर संभालनी चाहिए। उसके बाद ये जो है मोहम्मद यूनुस जी पेरिस से बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे और उन्होंने जो है अंतरिम सरकार की बागडोर संभाली। हालांकि ढाका पहुंचने से पहले ही उन्होंने जो है छात्र नेताओं को, जो वहां पर विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, उनको संबोधित करते हुए कहा कि आप अहिंसा और जो है हिंसा के रास्ते को छोड़िए और सभी की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करिए, तभी मैं आपका नेतृत्व स्वीकार करूंगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ चित्रों के माध्यम से आप मोहम्मद यूनुस की कहानी जान सकते हैं। 1940 में चटगांव बांग्लादेश में जन्म हुआ। 2006 में उन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जिससे उन्हें पहचान मिली। 2007 में राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। 2008 में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच इन पे शुरू हुई। 2024 में अदालत ने गबन मामले में इन्हें दोषी करार दिया और 2024 में अगस्त महीने में जो है सत्ता की चौखट तक ये पहुंच गए। तो काफी चमत्कारिक तरीके से ये बांग्लादेश के जो है प्रमुख बन चुके हैं। बांग्लादेश सरकार जो अंतरिम सरकार बनी, उनमें 16 लोगों के बारे में जो है एक लिस्ट दी गई है। आप चाहें तो जो है इसको वीडियो को रोक करके लिस्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। हालांकि बस जानकारी के लिए रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के बारे में 20 साल के जो करियर को थोड़ा सा देख लीजिए। 1996 में 23 जून को ये पहली बार प्रधानमंत्री बनती हैं बांग्लादेश की। 2001 से 9 तक विपक्ष में नेता रही। फिर 6 जनवरी 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई। 2014 में तीसरी बार प्रधानमंत्री रही। 2019 में 14 बार चौथी बार जो है बांग्लादेश की पीएम बनी और जनवरी 2024 में लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी। और 5 अगस्त 2024 को रिजर्वेशन के चलते देश में उठे आंदोलन की वजह से पीएम पद से इनको इस्तीफा देना पड़ा। और हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना जी ने बांग्लादेश को एक कम विकसित से यानी गरीब देश से विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। काफी महत्वपूर्ण फैसले बांग्लादेश के हित में इन्होंने लिए, जो कि बांग्लादेश के लिए आने वाले भविष्य में भी काफी लाभकारी साबित होंगे इनके फैसले। और ये अपने भारत के साथ मधुर संबंधों के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 में जो प्रदर्शन था उसको लीड कर रहे थे। और इस प्रदर्शन को 1971 में आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश को आजाद करवाने में भारत का बहुत बड़ा रोल रहा। उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने सीधे जो है सैन्य हस्तक्षेप करके बांग्लादेश में हिंसा कर रही पाकिस्तानी सेना के तकरीबन 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर भारतीय सेना ने मजबूर किया। उसके बाद जाकर के विश्व पटल पर एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म होता है। इस वजह से भारत से जो है शेख हसीना की नजदीकियां हमेशा से रही और काफी बड़े बड़े फैसले भारत ने शेख हसीना की मदद से चुटकियों में लिए और जो भी डिस्प्यूट बांग्लादेश से भारत के रहे वो वे इनके नेतृत्व में सुलझाए गए।
फिलहाल आगे देखना है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो भारत के साथ अपने संबंधों का संचालन कैसे करती है। ये सब भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं। जैसे जैसे चीजें निकल कर सामने आएंगी हम वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कराते जाएंगे। और फिलहाल ये हमें समझना पड़ेगा, भारत सरकार को ये समझना पड़ेगा कि अंतरिम सरकार का गठन वहां पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में और बांग्लादेश की जो शेख हसीना की विरोधी पार्टियां हैं वो वहां पर ज्यादा जो है सत्ता में काबिज रहेंगी। तो भारत के लिए जो है थोड़ा सा बांग्लादेश के अंदर अपने संबंधों को पुनः स्थापित करना काफी जो है चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर चाइना जैसे देश और पाकिस्तान जैसे देशों का काफी जो है प्रभुत्व रहने वाला है। तो इसलिए भारत के लिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चुनौती जरूर साबित होगी नई सरकार के साथ। फिलहाल भारत अपने संबंधों का सभी देशों के साथ अच्छे तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से संचालन करने में सक्षम है, इसलिए भारत जो है अंतरिम सरकार के भी साथ संबंध अच्छे रखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक करके इस टॉपिक से संबंधित वीडियो को चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।